आज हम पढ़ेंगे पद्माकर के काव्य का कला पक्ष। रीतिकाल के रीतिबद्ध परंपरा के सर्व प्रमुख कवियों में पद्माकर, इनका कला पक्ष बहुत ही सुनियोजित, सुघड़ और सुंदर है। और इनके काव्य के बारे में अनेक कवियों ने ये लिखा है कि इन रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का भाव और कला दोनों पक्ष में मणिकांचन संयोग हुआ है। कला पक्ष के अंदर भाषा, शैली, अलंकार, छंद योजना इत्यादि का वर्णन आता है। सर्वप्रथम पद्माकर की भाषा के ऊपर जब हम चिंतन और विचार करते हैं तो इनकी भाषा ललित और मधुर ठहरती है। ऐसी भाषा रीति कवियों में बहुत ही कम दिखाई दे पड़ती है। इनकी भाषा में अनुप्रास, सुकोमलता तथा इनकी पदावली बड़ी मनोहर है। इसलिए मनोहर है कि इनमें भावों को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है और इनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है जिसमें रमणीयता है, स्वाभाविकता है। इनके शब्द चयन बहुत सुंदर, सुव्यवस्थित और सार्थक है। प्रत्येक शब्द भाव के अनुरूप एक चित्र अंकित करता चला जाता है। यही इनकी विशेषता है, चित्रमयता। वो रीतिकालीन कवि देव की परंपरा में इनको खड़ा करती है। विहारी की यहाँ भी चित्रमयता है। ये सारे कवि हैं, प्रथम पंक्ति के हैं। उनकी जो भाषा की चित्रात्मकता, कवियों की कसौटी भी कही गई है। अन्य रीतिकालीन कवियों से पद्माकर की भाषा अधिक सजीव और प्राणमय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा के बारे में बहुत मार्मिक बात कही है। वो कहते हैं, भाषा की अनेक रूपता जैसी गोस्वामी जी की रचनाओं में मिलती है, वैसी पद्माकर की रचनाओं में भी मिलती है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध है, मधुर पदावली वाली है, सजीव भाव वाली है, जिसके कारण प्रेम की मूर्ति साक्षात होती है। कहीं अनुप्रासों की मधुर झंकार है, कहीं वीर, दर्प और सुरवाहिनी के समान अकड़ती है, कहीं शांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मानव जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। ये कथन शुक्ल जी का है। इनके अनुसार इनकी भाषा भाव के अनुकूल, विषय के अनुकूल इत्यादि विविधताओं से युक्त अनेक रूपता लिए हुई है। एक रामचंद्र शुक्ल जी की एक बात को चरितार्थ करते हुए जो उन्होंने कहा था, इनकी भाषा में अनुप्रासों की मधुर झंकार है। इसकी 4 लाइनें सुनिएगा। ये बसंत का वर्णन करते हैं। बसंत का मानवीकरण इन
पंक्तियों में है। द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दिगति दिगंत है। भीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंतो है। पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति दो हैं, इसमें द्वार दिशान दुनी देश देशन अनुप्रास है। देखो दीप दीपन दीपक दिगंत, एक शब्द की 5 बार आवृत्ति हुई है। बीथिन ब्रज नवेलिन बेलिन बाग बनन बागन, ये उदाहरण। इस प्रकार से इनकी भाषा में क्या कहा है, अनुप्रासों की मधुर झंकार है। और इसी प्रकार से जब इनकी वीरता की बात करें तो वीर के बारे में, हिम्मत बहादुर की जब सेना शत्रु पर आक्रमण करने चलती है तब देखिए क्या कहते हैं वो। तीखे तेग वाही जे सिलाही चढ़े घोड़न पे, स्याही चढ़े अमित अरिंदन की एल पे, कहे पद्मा कर निशान चढ़े हाथिन पे, धूरी धार चढ़े पाक शासन की सेल पे। शंका दे दशानन को, डंका दे सुवंका वीर, डंका दे विजय को कपि कूद परे लंका में। ये वर्णन हनुमान जी का वर्णन है, लंका में जाते हैं। ये वीर रस का जब वर्णन करते हैं तो उनकी भाषा ऐसी हो जाती है। और जब शांत सरोवर के समान भक्ति की बात करते हैं तब वो भाषा गंभीर हो जाती है, मन को संबोधित करते वक्त की ऐसी भाषा है। अब इनके बारे में अगला बिंदु अलंकार सौंदर्य। जो पद मैंने अभी आपको अनुप्रास की मधुर झंकार के बारे में बात की थी, वो वस्तुतः अलंकार सौंदर्य का सर्वप्रमुख पद था इनका। गंगा की महिमा करते वक्त, है ना, और भक्ति वीर सभी जगह इनका अलंकार भाव उत्कर्ष के लिए सामने आता है। एक और विशेषता इनके अलंकारों की है कि केशव या बिहारी की तरह इनके अलंकार पाठक को शब्द जाल में फंसाते नहीं हैं, वरन उन्हें भाव की अनुभूति कराते हैं। इनके अलंकार, इनका कला पक्ष बड़ा सुंदर है। भाव और कला पक्ष में मणिकांचन संयोग, इसीलिए आलोचकों ने इनके बारे में कहा है। जहाँ तक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देखें, पद्माकर ने केवल शोभा वृद्धि के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, जो कि केशव और बिहारी के यहाँ मिलता है। अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। अनुप्रास के कारण इनके काम में प्रवाह, संगीतात्मकता तथा ध्वनि व चित्रात्मकता आई है। अनुप्रास के बाद कवि का अलंकार इनको जो सबसे ज्यादा प्रिय वो है यमक। ये है शब्द अलंकार। बात अर्थ अलंकारों की बात आएगी तो अर्थ अलंकारों का प्रयोग आप उनकी उपमा है और सादृश्य मूलक अलंकार है, विभावना अलंकार है, बेजोड़ प्रयोग है। इस प्रकार से इनकी अलंकार जो योजना है वो योजना में आप देखिए, ये कहते हैं शब्द मैत्री, जो अनुप्रास में है ना, अनुप्रास में शब्द मैत्री इनकी यहाँ मिलेगी। एक जैसे बसंत और वर्षा की चित्र देखिए, ए ब्रज चंद चलो किन वा ब्रज लूक बसंत की ऊकन लागी, त्यों पदमा कर पेखों पलासत पावक सी मन फूंक लागी। इसी प्रकार से इन्होंने जब प्रकृति के वर्णन में पेड़ों की घनी छाव, द्रुमलताओं का विकास इनकी यहाँ काव्य में होता है, चांदनी का वर्णन होता है, पवन की सुरसराहट
आदि अन्य बिंबों का वर्णन करते वक्त इनके यहाँ अलंकार स्वतः ही इनके यहाँ काव्य में एक नाच उठते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति का जो वर्णन है, इनका भाव पक्ष उसका और कला पक्ष दोनों में बड़ा निखर के आता है। अब बात आती है छंद योजना। छंद योजना में इनकी बहुत सुंदर है। वीर, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अभिव्यंजना के लिए जो छंद मुक्तक काव्य में उपयुक्त हो सकते थे, उन्हीं का प्रयोग उन्होंने किया है। सवैया और कवित्व का प्रयोग इनके यहाँ अधिक मिलता है। और छंद की जो सर्वप्रमुख विशेषता है, उसमें लय हो, गति हो, यति हो। छंद में लय, गति, यति। लय संगीतात्मकता का द्योतक है, नाद होता है उसमें। गति, शब्द जब आगे अपना गमन करते हैं तो गति होती है, जब ठहराव होता है उसको यति कहते हैं। और इसके बाद एक और शब्द है रति। जब तीनों मिलकर के जो एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि श्रोता या पाठक कहने लगता है वाह के मजा आ गया, तो उसे रति कहते हैं। तुक मिलाने के लिए शब्दों का अंग भंग भी इनके यहाँ नहीं है, जैसा कि केशव के यहाँ मिलता है और उनको कठिन काव्य का प्रेत लोगों ने कह दिया, इनके यहाँ ऐसा नहीं। इस प्रकार से सार की बात यह है कि रीतिकाल के कवि पद्माकर, इनके यहाँ कला पक्ष बहुत सुघड़ और सुंदर है। इनकी भाषा, इनकी अलंकार, ये छंद, इनकी शैली, इनके पूरे भावों को अभिव्यक्त करने में बहुत कुशल है।